Hello, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Vaibhav Kulsresht and today I am going to discuss about investment and especially FDI, foreign direct investment. Today we will know about what is the investment and how it relates with GDP and what are the factors which affect investment, and also what is FDI, what is the definition of FDI, and there are various channels of FDI in India. So first of all, we will know about what is investment. Investment की क्या definition है उसको हम देखते हैं. Investment, it means it is the process of putting money in assets for increasing production or financial gains. हम जब कहीं किसी प्रोसेस में अपना मनी लगाते हैं और इस अपेक्षा से लगाते हैं कि हमें भविष्य में वो कुछ फायदा देगा, यही चीज इन्वेस्टमेंट है. या तो हमें उससे फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं या फिर हमको वो प्रोडक्शन करके और फायदा दे सकता है फर्दर. इन्वेस्टमेंट सिर्फ मनी का ही नहीं होता, हम अपने टाइम का भी इन्वेस्ट करते हैं. टाइम भी तो इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रिपरेशन में, किसी भी चीज को समझने में अपना समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा एनर्जी लगा रहे हैं. और इसके साथ साथ ये इन टाइम एनर्जी मैटर जब हम स्पेंड करते हैं अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, तो वो चीज कहलाती है इन्वेस्टमेंट. ये बिल्कुल सिंपलेस्ट डेफिनेशन है और इसी के आधार पर हमारे इन्वेस्टमेंट के बाकी सभी टाइप्स आ जाते हैं. इन्वेस्टमेंट के अगर हम अर्थ देखें, इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक्स और फाइनेंस दो जोन में जाकर देखें तो दोनों के अर्थ अलग अलग नजर आते हैं. इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट को यह माना जाता है कि इट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड फिजिकल एंटिटीज लाइक फैक्ट्रीज, मशीनरी, हाउसेज एंड गुड्स इन्वेंटरीज. मींस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट है जब कोई नया एसेट क्रिएशन हो रहा है, न्यू फिजिकल एंटिटीज बनती हैं जिनके थ्रू हमारा प्रोडक्शन हो सकता है, एसेट क्रिएशन हो रहा है, फैक्ट्रीज हैं, मशीनरी हैं जिनसे और प्रोडक्शन बढ़ सकता है, हाउसेज हैं. ठीक है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं. अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में पुटिंग मनी इनटू एन एसेट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल. जब हम मनी कहीं निवेश करते हैं, फाइनेंस करते हैं, किसी जगह निवेश कर रहे हैं, तो हम इस अपेक्षा से करते हैं कि हमारे 100 रुपए भविष्य में 200 रुपए बन जाए, 300 रुपए बन जाए. इट मींस मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट का हमारा नारा होता है. यही हमारा मेन उद्देश्य है. हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले. तो फाइनेंस के लिए हमारा मनी प्रॉफिट कमा के दे. इकोनॉमिक्स के लिए इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे लिए कुछ फिजिकल एसेट्स, फिजिकल एंटिटीज बना रही है, वो प्रोड्यूस करे. तो इकोनॉमिक्स और फाइनेंस के टर्म में इन्वेस्टमेंट की परिभाषाएं भी अलग हो जाती हैं, उनका अर्थ भी अलग होता है. इसके बाद हम बात करेंगे कि जीडीपी और इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या संबंध. जीडीपी का ये फॉर्मूला है कि C + I + G + NX, जहां पर C क्या है, C इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. C हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है. I, ये जो I है यही है इन्वेस्टमेंट. दिस इज इन्वेस्टमेंट. उसके बाद आता है G. G मीन्स होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स. गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है किसी भी प्रोग्राम के लिए, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए. फिर इसके बाद है NX. ये रहा NX. ये NX का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट. नेट एक्सपोर्ट. और नेट एक्सपोर्ट में क्या आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. मींस कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया. ठीक है, तो वहां से निकल के आ गया नेट एक्सपोर्ट. ये सारी चीजें यहां पर हमारे सामने आ चुकी है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जीडीपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट है. अगर इन्वेस्टमेंट हमारे यहां बढ़ेगा तो हमारे देश की जीडीपी भी बढ़ेगी, क्योंकि यहां पर अगर कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो पैसा जिसने निवेश किया, सरकार ने उस पैसे का प्रयोग करके उसमें उसके द्वारा कोई
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, कोई नए एसेट्स क्रिएशन कर दिए, कुल मिलाकर हमारी जीडीपी, हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके कारण जीडीपी भी बढ़ेगी। इसीलिए जीडीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा जीडीपी वैसे वैसे बढ़ेगी। तो इन दोनों के बीच में एक प्रोपोर्शनल समानुपाती का संबंध होता है। फिर इसके बाद अब हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट पे असर डालते हैं, फैक्टर्स विच अफेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर दो चीजें हमारे सामने निकल के आती हैं। सबसे पहले तो है इनकम और दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम इनकम की ही बात करते हैं। अगर किसी देश जैसे भारत देश की ही हम बात करें और भारत देश के निवासियों के पास ज्यादा इनकम आने लगे, सब लोगों की आय बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए, तो उससे होगा क्या? हम लोगों के जो खर्चे हैं, हमारा एक होता है सेविंग अकाउंट। इस सेविंग अकाउंट में वो पैसा गया, यहां पर वो डिपॉजिट हो गया, उसमें से जितना खर्चा करना है वो खर्चा हो जाएगा। लोग अपना धीरे धीरे सेविंग्स बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि खर्चा पेट को जितना चाहिए, हमारी बेसिक नेसेसिटीज जितने से पूरी होती है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद का तो सारी चीजें बचेगी, मीन्स हमारे पास सेविंग अकाउंट में मनी ज्यादा आ जाएगा। जब लोगों की इनकम बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब सेविंग अकाउंट में रखा पैसा भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब ज्यादा खर्च करना नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब हम उठा के अपना ये पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, ट्रेजरी बिल्स ले लिए और कहीं इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। कुल मिलाकर अगर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा करेंगे? जब हमारे पास खाने के लिए पैसा है, खाने के बाद सेविंग अकाउंट में भी पैसा है। एक गरीब आदमी जिसके पास खाने को 2 रोटी नहीं है, वो उससे कहो कि आप कहीं निवेश कर दो, तो सबसे पहले तो उसी के ऊपर निवेश करने की सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि बेचारा बड़ी मुश्किल से तो 2 वक्त की रोटी जुगाड़ कर पाता है। तो यहाँ जब सेविंग अकाउंट, हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो हम उठा के उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, सेविंग अकाउंट में भी पैसा बढ़ेगा और वैसे ही वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। तो यहां से एक रिलेशन यह निकल के आता है कि इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनकम। इसीलिए लिखा है कि हायर द इनकम मोर विल बी द इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा हमारी इनकम होगी उतनी ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरी चीज है कि हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लेसर विल बी द इन्वेस्टमेंट। जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारे सेविंग अकाउंट पे ही, अगर हमको ज्यादा बचत, हम अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रखते हैं तो बैंक हमको कुछ इंटरेस्ट रेट पे पैसा देती है कि हमारा पैसा वो यूज कर रही है, तो 2.3%, 3% इतना पैसा वो हमको दे रही है। मीन्स 100 रुपए पे पर ईयर 2 रुपए या 3 रुपए वो हमको देती है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमको निवेश करने की जरूरत ही नहीं। जितना वहां पर हम भागदौड़ करेंगे, उसमें ज्यादा माथापच्ची करेंगे, उससे बेहतर है कि यहाँ पर हम अपने अकाउंट में ही रखे रहें। सेविंग अकाउंट में ही पैसा रहेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इन्वेस्टमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इसके साथ साथ जितनी ज्यादा इनकम, मोर इनकम मींस मोर सेविंग। ज्यादा सेविंग्स है, ज्यादा सेविंग है इसका मतलब हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका मतलब और भी ज्यादा इनकम आएगी, और ज्यादा इनकम आएगी तो फिर से एक लूप क्रिएट हो जाएगा, एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी कि ज्यादा इनकम फिर ज्यादा सेविंग, इसका मतलब ज्यादा पैसा फिर हम इन्वेस्ट करेंगे, फिर ज्यादा पैसा का ज्यादा प्रॉफिट आएगा। इस तरीके से एक लूप बनने लगेगा और ये कंटिन्यूअस
हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को ही बूस्ट कर देगी। दूसरी चीज है कि नो इन्वेस्टमेंट। अगर एक केस लेते हैं कि मान लो कोई देश में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है, तो जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सरकार वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकती, कोई स्कीम्स रन नहीं कर सकती, तो ऐसे में उसकी जो ग्रोथ है वो रुक सी जाएगी, वहां ग्रोथ नहीं होगी, वहां समस्याओं का भंडार लग जाएगा। और वो समस्याएं कैसी होंगी? पॉवर्टी, गरीबी, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कुल मिला के सरकार अपने पास से पैसा खर्च नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा। सरकार की पॉकेट में पैसा होगा तभी तो वो अच्छी स्कीम्स चलाएगी। और सरकार के पास पैसा कहां से आए? एक तो टैक्स लगाकर, जो उसकी अपनी इनकम होती है। दूसरी, वो वहां उस देश की जनता से इन्वेस्टमेंट ले सकती है। जनता अगर वहां पर इन्वेस्ट करती है तो सरकार को पैसा मिल सकता है, और उसके माध्यम से भी सरकार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने कार्यों को सही पूर्वक निपटा सकती है। इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के। अब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे आ रहे हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। किसी भी कार्य को करने के दो तरीके हैं, एक सीधे सीधे कर लो और एक घुमा फिरा के करो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाए। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आज हम जितना इसमें देखने वाले हैं वो सिर्फ इतना है कि एफडीआई जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो 3 प्रकार हैं, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, होली ओन्ड सब्सिडरी, ये हम बाद के लेक्चर्स में देखेंगे। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, और फिर इसको समझने के बाद फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे, फिर उसके बाद एफआईआई क्या होता है, बाकी सब चीजें क्या होती हैं वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एफडीआई की, कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट इज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ पार्टी in one country into a business or corporation in another country with the intention of establishing a lasting interest। मीन्स हमारे भारत देश में कोई विदेशी नागरिक, कोई विदेशी व्यक्ति, यूएस का सिटीजन है, कहीं और का सिटीजन है, वो हमारे देश में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि वो, या किसी कंपनी में, मान लीजिए कोई एफडीआई, मान लो यहां पर कोई कंपनी है रिलायंस या कोई XYZ PQR कंपनी है, इस PQR कंपनी में निवेश कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि जो उसके इंटरेस्ट हैं वो इससे अच्छे से जुड़ जाएं। अब ये जो इंटेंशन, जिसमें उसने ये इच्छा जाहिर करी है कि हमारे इंटरेस्ट, मींस उस पर्सन के इंटरेस्ट PQR कंपनी के इंटरेस्ट से जुड़ जाए, तो इसके लिए कुछ एक सर्टेन कंडीशन है, एक निश्चित मात्रा बताई गई है। लास्टिंग इंटरेस्ट डिफरेंशिएट एफडीआई फ्रॉम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई और एफपीआई में जो डिफरेंस है वो इसी लास्टिंग इंटरेस्ट के आधार पर गणित किए जाते हैं, क्योंकि जब हम एफपीआई की बात करेंगे वहां पर लास्टिंग इंटरेस्ट है ही नहीं। उसे सिर्फ और सिर्फ इस चीज से मतलब है कि मैंने जो पैसा निवेश किया है वो ज्यादा से ज्यादा अर्न हो जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आ जाए। यहां ऐसी धारणा नहीं होती, यहां उस कंपनी के हितों से भी वो जुड़ जाता है। आपने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया तो पीक्यूआर कंपनी का प्रॉफिट होगा तो आपका भी प्रॉफिट होगा। इसका मतलब आप कंपनी के हित में भी सोच रहे हैं। कभी विपदा आएगी तो आप अपना पैसा लेके आसानी से भागोगे नहीं, आप पीक्यूआर को बचाने की कोशिश करोगे। सो अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बाय ऑब्टेनिंग अ लास्टिंग इंटरेस्ट और बाय एक्सपेंडिंग वंस बिजनेस इनटू अ फॉरेन कंट्री। किसी दूसरे देश में अपना हमने बिजनेस खोल लिया या फिर हमने वहां के किसी कंपनी में अपने इस तरीके से निवेश किया कि हमारे जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, वो जुड़ जाते हैं, लास्टिंग इंटरेस्ट बन जाते हैं, एक लंबे समय के लिए हम उससे जुड़ चुके हैं। अब ये जो लास्टिंग इंटरेस्ट है ये संबंधित होता है एलिमेंट ऑफ कंट्रोल से, मीन्स अब वो मैनेजमेंट में भी आएगा। आपने अगर कहीं निवेश किया है
और इस तरीके से निवेश किया कि आपके इंटरेस्ट उस कंपनी के इंटरेस्ट से जुड़ चुके हैं, तो आपको कुछ कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी मिल जाएगी और आप वोटिंग पावर भी रखोगे। तो उसी चीज को समझते हैं। यहां पर सबसे पहले बताया गया है कि एन इन्वेस्टमेंट इनटू अ फॉरेन फर्म इज कंसीडर्ड एन एफडीआई इफ इट एस्टैब्लिशेस अ लास्टिंग इंटरेस्ट। देख, जो लास्टिंग इंटरेस्ट है, लास्टिंग इंटरेस्ट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन एन इन्वेस्टर ऑब्टेन्स एट लीस्ट 10% ऑफ द वोटिंग पावर इन अ फर्म। मींस किसी कंपनी में एटलीस्ट 10% अगर शेयर परचेज किए जा रहे हैं, मींस वहां पर इतना निवेश किया जा रहा है 10% और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू greater than and equal to 10% means 10.5, 11, 50, 79, even 100%। इसका मतलब अगर आपने 10% से ज्यादा शेयर परचेज कर लिए तो आपको वोटिंग पावर भी शेयर के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। 10% ली है तो 10% वोटिंग पावर। मींस जब कभी भी कोई डिसीजन लिया जाएगा तो 10% बात आपकी भी सुनी जाएगी और आप ऐसी कोई बात नहीं करोगे जिससे उस कंपनी का घाटा हो, क्योंकि अब आपके हित, आपके इंटरेस्ट भी उस कंपनी से जुड़ चुके हैं। सो द की टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज द एलिमेंट ऑफ कंट्रोल। एलिमेंट ऑफ कंट्रोल कब मिलेगा? जब आपके पास वोटिंग पावर होगी। और वोटिंग पावर कब होगी? जब आप एटलीस्ट 10% निवेश कर रहे हैं। Control represent the intent to actively manage and influence a foreign firm's operation। इस तरीके से आप मैनेजमेंट करोगे कि भाई आपका भी फायदा हो। आपका फायदा तब होगा जब उस कंपनी का फायदा हो। ठीक है, सो दिस इज द मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन एफडीआई एंड अ पैसिव फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो एफडीआई और एफपीआई में ये डिफरेंस हो गया। इसीलिए जो 10% स्टेक है इन द फॉरेन कंपनीज वोटिंग स्टॉक इज नेसेसरी टू डिफाइन एफडीआई। तो 10% की ये लिमिट है जिसके आधार पर हम लास्टिंग इंटरेस्ट या एलिमेंट ऑफ कंट्रोल को चेक करते हैं। अगर हम भारत में देखें एफडीआई की सिचुएशन क्या है, तो एफडीआई फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1991। 1991 में हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और ये वो दौर है जब हम एलपीजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उस दौर में हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस हुआ और उस वक्त जो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो हम फीमा के माध्यम से कंट्रोल करते थे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA, ड्राइवन बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तब हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह, वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यहां पर दो रूट निकल के आते हैं कि एफडीआई भारत में किन दो रास्तों के माध्यम से आ सकता है। तो दो रास्ते हैं और ये दो रास्ते कैसे हैं? एक है ऑटोमेटिक कंट्रोल, ऑटोमेटिक रूट, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक नाम से भी क्लियर है कि ऑटोमेटिक आ सकता है, दूसरा है गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट से पूछ के आएगा। तो ऑटोमेटिक में क्या बता रहा है कि एफडीआई इज अलाउड विदाउट प्रियर अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। ना तो गवर्नमेंट और ना ही आरबीआई से पूछने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली वो इन्वेस्टमेंट आ सकता है। देखेंगे कौन कौन सा है। गवर्नमेंट रूट मींस प्रियर अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट इज नीडेड वाया दिस रूट। इसमें गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए ही चाहिए, नहीं मिलेगी तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। द एप्लीकेशन नीड्स टू बी मेड थ्रू फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल which will facilitate the single window clearance of FDI application under approval route, and this portal is administered by Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT। ये वो डिपार्टमेंट है जो इस प्रोसेस को
करता है गवर्नमेंट रूट के तहत। इंडिया यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे सेक्टर्स में लिमिट्स लगाई गई हैं कि उससे ज़्यादा हम यहाँ पर एफडीआई को परमिसिबल या परमिशन नहीं देंगे। तो इंडिया imposes a cap on equity holding by foreign investor in various sectors. Current FDI in aviation and insurance sector is limited to a maximum of 49%. It means जो यहाँ पर इंश्योरेंस और एविएशन फील्ड है, उड़ने वाली मीन्स फ्लाइट कोई अपना रखना चाहता है या इंश्योरेंस कंपनी है, उसमें मैक्स टू मैक्स जो एफडीआई आ सकता है वो 49% तक आ सकता है। 51% का कंट्रोल किसी इंडियन का रहेगा, क्योंकि 51% इज ग्रेटर देन 49%, और 51% जब ग्रेटर देन 49% है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। मींस कंपनीज में, किसी भी कंपनी में अगर आपके 51% शेयर है, मेरे 49% शेयर है, तो आखिर में बॉस तो आप ही होगे, और गलती से अगर 51% मेरे पास आ गए तो फिर उस कंपनी का बॉस मैं हो जाऊं। इसीलिए 49% की एक लिमिट लगा दी गई है कि इंश्योरेंस सेक्टर और एविएशन सेक्टर में इतना ही एफडीआई आ सकता है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। अलग अलग समय में ये सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। और इसके बाद अब हम वो रूट देखेंगे, वो सेक्टर्स देखेंगे जहां पर 100% ऑटोमेटिक रूट कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट आ जाता है, एफडीआई आ जाता है। तो आप देखिए, सबसे पहले आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी इन द सिक्योरिटीज मार्केट, वहां पर 49% की लिमिट लगा दी है, और ये ऑटोमेटिक रूट से आ रहा है। मींस अगर किसी XYZ कोई पर्सन है, मान लो टॉम क्रूज है, एंजेलिना जॉली है, उनको इन्वेस्ट करना है भारत में सिक्योरिटीज मार्केट में, तो वो 49% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज, वो गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट में आता है। तो इंश्योरेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई, इंश्योरेंस में भी अप टू 49% है, बिना किसी सरकार से पूछे आप कर सकते हो। मेडिकल डिवाइसेस से रिलेटेड है तो अप टू 100%, पूरा 100% निवेश किया जा सकता है किसी विदेशी के द्वारा। उसके बाद पेंशन, पेंशन में 49% पेंशन फंड है। पेंशन फंड यहाँ पे जो भारत के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उनको उनका जो पेंशन फंड यहाँ जमा हो रहा है, वो कोई और लेके भाग ना जाए, चंपत ना हो जाए, तो उसके लिए ही यहाँ पर इसमें 49% की लिमिट लगा रखी है, और इसको ऑटोमेटिक रूट में रखा गया है, 100% नहीं किया गया है, क्योंकि 100% में कुछ गड़बड़ घोटाला हो सकता है। फिर आता है पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय PSU। जितनी भी ऐसी PSUs हैं जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज रखती हैं, जो इन काम में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे भी 49%, और ऐसे ही पावर एक्सचेंज में भी 49% का परमिशन दी गई है। ये ऑटोमेटिक रूट में आते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट रूट में कौन कौन से सेक्टर आते हैं। गवर्नमेंट रूट में आप देखोगे कि बैंकिंग सेक्टर, इसमें 20% की लिमिट दी है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विस 49% की लिमिट है, गवर्नमेंट से पूछ के ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये वो क्षेत्र है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, फूड प्रोडक्ट्स रिटेल ट्रेडिंग, माइनिंग एंड मिनरल सेपरेशन ऑफ टाइटेनियम, बियरिंग मेटल्स, मिनरल्स एंड ओर, मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग, प्रिंट मीडिया पब्लिशिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स, पब्लिकेशंस, सैटेलाइट एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन। कुल मिला के ये वो क्षेत्र हैं जिसमें 100% गवर्नमेंट रूट है। इसके बाद अब हम उन क्षेत्रों के बारे में भी बात करेंगे, या उन क्षेत्रों को भी जानेंगे जहां पर एफडीआई को प्रोहिबिट किया गया है, अर्थात उस क्षेत्र में जहां पर एफडीआई को परमिशन नहीं दी गई है। तो कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया हुआ है, यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। और ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले है एटॉमिक एनर्जी जनरेशन। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन वाले क्षेत्र में भी निवेश नहीं आ सकता है, एफडीआई नहीं आ सकता, कोई भी विदेशी यहां पर अपना पैसा नहीं लगा सकता। दूसरा है एनी गैम्बलिंग और बैटिंग बिजनेस, कोई भी जुआ वगैरह, जुआ सट्टा, ये काम नहीं होगा यहाँ पर। लॉटरीज, चाहे वो ऑनलाइन हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, उसमें भी नहीं है।
इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड, इसमें भी कोई परमिशन नहीं दी गई है। निधि कंपनी, एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन एक्टिविटीज, हाउसिंग एंड रिटेल एस्टेट्स, ट्रेडिंग इन टीडीआर, सिगार, सिगरेट और एनी रिलेटेड टोबैको इंडस्ट्रीज, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर एफडीआई को प्रोहिबिट किया गया है। कोई भी इस क्षेत्र में विदेशी अपना पैसा नहीं लगा सकता है। तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। आज हमने सीखा सबसे पहले तो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन के साथ साथ हमने ये जाना कि इसका मीनिंग इकोनॉमिक्स एरिया में क्या होता है और फाइनेंस में क्या है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि जीडीपी से इसका क्या रिलेशन है, जीडीपी और इन्वेस्टमेंट का क्या संबंध है, इसको हमने समझा। और फिर उसके बाद हमने शुरू किया आज एफडीआई। एफडीआई क्या होता है, कौन कौन से रूट के माध्यम से एफडीआई को हमारे भारत में लाया जाता है, ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट, और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर एफडीआई को प्रोहिबिट किया गया। तो इस प्रकार से आज इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने जाना। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। अगले सेशन में, अगले वीडियो सीरीज में हम समझेंगे कि एफडीआई के क्या क्या प्रकार हैं और इसके साथ साथ एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो क्या होता है। और उसके बाद फिर हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, ईपीसी मॉडल, हेम मॉडल, स्विस मॉडल्स, ये क्या होते हैं, किस तरीके से इस पे कार्य किया जाता है। तो एक नई सीरीज के साथ हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही हर सैटरडे मैं राजस्थान इकोनॉमी को भी आपके सामने लेके आऊंगा और राजस्थान आरएएस का जो हमारे मेंस का सिलेबस है उसमें प्रत्येक बिंदुवार जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल, एंड आई एम वैभव कुलश्रेष्ठ। थैंक यू वेरी मच।